रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। हम भारत के लोग फख्र करते हैं अपने मुल्क पर, अपनी जमहूरियत पर, अपने आइन पर। हमारा आइन कोई आम किताब नहीं बल्कि अलामत है हमारे मुल्क की। एक कौम, एक झंडा और एक हुक्म के मानने वाले बाशिंदों की जमात से बनता है मुल्क। हमारे बुजुर्गों ने हमारे इस मुल्क को चलाने के लिए आइन तैयार किया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसे तैयार किया और शांति निकेतन के मशहूर मुसव्विर नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई मुसव्विरों ने हिंदुस्तान की तारीख, यहाँ की सकाफ़त, लोक कहानियाँ और पुराण की तस्वीर से इसे आरास्ता किया और प्रेम नारायण बिहारी रायज़ादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा। ये एक ऐसा आइन है जो हर किस्म की छुआछूत और तफरीक़ के ख़ात्मे की ज़मानत देता है। हमारा आइन इस बात की ज़मानत देता है कि यहाँ सभी को बराबरी के हुकूक़ हासिल हैं, बिला तफरीक़, मज़हब व मिल्लत, ज़ात व नस्ल, सभी अदालत के सामने इंसाफ की फराहमी में सब बराबर हैं। हमारे मुल्क की तरक्की में हमारे आइन ने, हमारे संविधान ने अहम रोल प्ले किया। तमाम लोगों तक जब इंसाफ की फराहमी की बात होती है तो सबसे पहले संविधान का नाम आता है। 26 नवंबर 1949 को इत्तिफाक राय से इसे मंजूर कर लिया गया और आज भी 26 नवंबर है, यानी योम आइन संविधान दिवस। और आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे संविधान के तैयार होने की, इसके अहम पड़ाव की और इसके अहम वो नुकात जिन्होंने मुल्क के हर शहरी को ताकत दी, तक़वियत दी, उसके हुकूक़ की हिफाजत की। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट जनाब वरुण गोस्वामी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। और हमारे साथ हैं माहिर कानून प्रोफेसर अनुज कुमार बख्शा जी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और नाजरीन, अगर संविधान दिवस पर संविधान से मुताल्लिक़ आपके मन में कोई सवाल है तो आज की इस खास पेशकश में आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप एक बार फिर नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060। अब आज की इस पेशकश का हम आगाज़ करते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर अनुज कुमार जी से जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान को तैयार करना ये कितना अहम मरहला था, किस तरह से, किन स्टेप्स के बाद ये संविधान हमारे देश के लिए तैयार हुआ और आज तक इतने लंबे अरसे तक ये लोगों के हुकूक की हिफाजत करने में, लोगों को उनके राइट्स देने में और उनको इंसाफ दिलाने में कितना कामयाब रहा है। नमस्कार। ये मानिए कि ये संविधान जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज के दिन में 140 करोड़ लोगों की आशा, व्यवस्था, शांति, उनका भविष्य सब कुछ दिखा रहा है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगभग लगे थे जी। और कम से कम 500 लोग इसको डिलिब्रेट किए थे जी। भारत संविधान फॉलो अप हुआ आफ्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट जी, जो अपने आप कम से कम तो 150 साल पुरानी एक लड़ाई थी जी। 150 साल पुरानी लड़ाई चल रही थी। लोगों की जो आशाएं थी कि हमारा भारत जब स्वतंत्र होगा तो कैसा होगा जी। वो सारी आशाएं, विश्वास और आगे के भविष्य का एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर में रहकर सारे देशवासी अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम को प्राप्त कर सकें, वो इस संविधान से आता है। तो कि कितना मुश्किल काम होगा और कितना अच्छा से इसे क्या होगा,
this can be best appreciated by the work being rendered by this संविधान। जी, तो ये तमाम वो बातें थी जिनका जानना प्रोग्राम के शुरू में ज़रूरी हो जाता है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे अहम हक़ाइक़ हैं जिनको अभी हम जानेंगे और समझेंगे। एडवोकेट वरुण गोस्वामी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान बनने से लेकर उसके अहम पड़ाव को भी समझना होगा, क्योंकि एक लंबा सफ़र है और उस लंबे सफ़र में उसका तैयार होना और उसके अहम पड़ाव। तो सबसे पहले हम उसके आर्टिकल्स की भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें। जो संविधान दिवस की अहमियत सबसे पहले अगर हम समझना चाहें तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना अहम हो जाता है हम भारतीयों के लिए संविधान दिवस को जानना और समझना? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि देश, हर चीज़ देश की संविधान से चलती है। आपकी सरकार संविधान से चलती है, आपकी डे टू डे लाइफ जहाँ से कानून आपको रेगुलेट करता है वो सब संविधान के अंडर आते हैं। कोई भी कानून देश का ऐसा नहीं हो सकता जो संविधान की किसी भी आर्टिकल या किसी भी शिक के खिलाफ बनाया जाए। इसलिए हर कानून जो है, संविधान बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे सारे कानून बनते हैं। जितने आपके कानून हैं, आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, आपका आईपीसी है, और अब जो नया बीएनएसएस बना है, जितने भी हैं ये सब संविधान के अंडर ही हैं। संविधान इनको एक कवर देता है और सारे कानून आपके मेरे रोज़मर्रा की लाइफ को गवर्न करते हैं कि हम कानून के अंदर काम करें, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये सब संविधान बनाता है। सरकारों का क्या राइट है, कैसे डिवीजन ऑफ पावर्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये तीनों संविधान ने प्रोवाइड करे हैं। एक दूसरे की मर्यादा कैसे मेंटेन रखनी है, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में, उनके हक के दायरे में इंटरफेयर ना करे, ये सब संविधान हमें बताता है। तो आप ये समझिए कि हमारी लाइफ, द मॉर्निंग वी गेट अप और जब तक हम रात तक सोते हैं, संविधान हमारे साथ चलता है। प्रोटोप्लाज्म जैसे साइंस में कहा जाता है बॉडी का एक लिविंग बीइंग होता है, ऐसी संविधान जो है हमारे किसी भी कंट्री की आत्मा होती है। हमारे कंट्री की आत्मा ये संविधान है। इसके अंदर 448 आर्टिकल्स है, शिक है, 395 395 इनिशियली थी, बाद में बढ़ते बढ़ते 448 हुई। और इस संविधान को, बिकॉज ये इवॉल्विंग है, हमारी कंट्री की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट को समझ में आता है कि अब इसमें ये चेंजेस आने चाहिए या कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, उसे लेके अमेंडमेंट होता है, जिसके तरमीम संविधान की भी हमारे 106 बार अमेंड हो चुका है। और लास्ट अमेंडमेंट हमारा जो था वो वुमेन रिजर्वेशन बिल 106 अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में हुआ था। ये जी, तो ये एक खूबसूरती है कि इसको जब हम ज़रूरत महसूस करते हैं मुल्क में किसी चीज़ की, तो उसके अंदर उसमें अमेंड किया जा सकता है। इसके अंदर एक ये हमने जानने की कोशिश की। अभी कुछ देर पहले जब अनुज कुमार जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक आज़ादी के बाद एक इस तरह का संविधान लेकर के आना, एक वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग एक मरहला था अनुज सर। और अंग्रेज़ों के वक्त में जब यही आईपीसी को उसको तैयार किया गया तो उनका जो एक मंशा थी वो राज करने की थी। और आज़ादी के बाद ये आज़ाद हिंदुस्तान जो था वो सबका था, जिसके अंदर पिछड़े भी थे, जिसके अंदर एक वो वर्ग भी था जिसको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि क्या कभी हमें इंसाफ मिल पाएगा। उन सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, दबे कुछ लोगों को भी बराबरी का हक देना और विमेंस के ऊपर भी फोकस करना, इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि किसी के साथ कहीं कोई नाइंसाफ़ी ना हो? जो पुराना हमारा कानून था उसको इंडियन पिनल कोड 1861 कहते हैं जी। और ये माना जाता है कि 1861 वो टीवी मक्काउल्ली साहब एक ब्रिटिशर्स थे जी। वो देन गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव में आए थे और वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे जिसमें उनको देश को रूल करने में कॉलोनियल सिस्टम में आसानी हो जी। तो एसेंशियली दैट वाज ए पीनल लेजिस्लेशन जी। लोगों को दोषपूर्ण करना, उसको पनिशमेंट देना और अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, सो दैट हैंडफुल ऑफ पीपल कैन रूल सच ए पॉपुलस कंट्री। इसके अराउंड में सब कुछ था। हालांकि एक अच्छी बात तो ये जरूर हुई जी कि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया, कोडिफाई किया। उसके पहले भी हमारे कानून थे, क्रिमिनल लॉज वगैरह चलते थे, लेकिन ऐसा कानून बनाया जो कोडिफाई हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। और ये मानिए दुनिया का एक तरह का ये पहला कोडिफाइड लॉ था। तो इसका अपना तो स्ट्रेंथ था, लेकिन इसका एसेंशियल पर्पस था टू एनेबल, गिव देम अ सिस्टम थ्रू विच दे कैन रूल द कंट्री। प्राइमरी वो था जी। जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही ये शुरू होना चाहिए था कि एक
गुलाम देश और एक आजाद देश में दोनों के नियम, दोनों के कायदे कानून कंप्लीट डिफरेंट होने चाहिए था। ये कानून उस समय ही बदल देना चाहिए था, और कुछ नहीं तो इसी कारण से बदल देना चाहिए था कि ये तो हमारे जो गुलाम करने वाले थे उनका कानून है। नया कानून अपने देश का जो विचार है, देश का जो समाज है, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो लोग हैं, सबको एक साथ ले जाने वाला, सबको न्याय प्रॉमिस करने वाला ऐसा कानून होना चाहिए था जी। लेकिन वो सब नहीं था। अब ये जो नया कानून, जैसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं जी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं जी। ये बहुत तक जो लोगों का एक आशा है, आजाद देश में आजाद लोगों का द्वारा बनाया हुआ आजाद देश को के हित को आगे बढ़ाने वाला कानून है, ये सारा कुछ उसमें आता है जी। और पर्टिकुलरली उसमें फोकस रखा गया है ऑन वीमेन एंड द चिल्ड्रन, मतलब एक पूरा चैप्टर ही दिया गया है। चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस डील्स विद द ऑफेंसेज पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन, और सब समान लोगों के लिए तो ही है, लेकिन सबसे जो वल्नरेबल कह सकते हैं जी जी। वो वीमेन एंड चिल्ड्रन थे, उनके लिए एक खासकर एक चैप्टर 5 बनाया गया। तो ये जिस तरीके से आपने बात कही कि हमने बीएनएस को और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हमने देखा, लेकिन इससे पहले कि अगर हम उस वक्त की बात करते हैं जहां आपने कहा कि उसी वक्त में ही बदल देना चाहिए था, यानी आज़ादी के साथ ही, इस पर मैं एक ओपिनियन वरुण गोस्वामी जी से लेना चाहूँगा कि उस वक्त तमाम कवानीन को बदलने की जगह एक संविधान इस तरह का लेकर के आना और उसके अंदर सबको बराबरी का राइट दे देना, यानी जब वो अदालत के सामने खड़े हों तो सब बराबर हों और सबको जीने का हक दे देना, ये कितना अहम था कि इस तरह के राइट सबको दे दिए गए थे और वहीं से ये एहसास दिला दिया था कि अब आप आज़ाद हैं, अब आप बराबर हैं। वरुण सर देखिए, जब हमारा आइन आया तो ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन पिनल कोड को ख़त्म कर दिया गया, उसको सेंसिटाइज किया, हसास बनाया और कानून के अंदर लाया गया। और इंडियन पिनल कोड में भी टाइम टू टाइम तरमीम हुई है और अब जाके सब कुछ बदल दिया है। जैसे नाम बदला है, 95% जो पुराना पिनल कोड था उसको एज इट इज यहाँ पे लाया गया है। ऐसी कोई उसमें चेंज नहीं किया गया है जो मेजर चेंज ये दिखाए कि हमने पुराने को छोड़ के नए में कोई चीज ऐसी ऐड करी हो। 95% जो प्रोविजंस हैं वो सारे पुराने उसके ही हैं। दूसरा, आज हमारा डिस्कशन है आइन को लेके। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी कानून जो देश में बनता है, लेजिस्लेचर बनाती है, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मातहत ही रहता है। जैसे कोई कानून इस तरीके का नहीं बनाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये फ्रीडम हमें ग्रांट करता है, तो सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इस आर्टिकल की इस गारंटी को ब्रीच करता हुआ। अगर वो उसको ब्रीच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है उसको स्ट्राइक डाउन करने की, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की। और हिस्ट्री में ऐसे केसेस बहुत हुए हैं, एक नहीं, आप कतार है जजमेंट्स की 50 साल 70 साल के अंदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी शिक के खिलाफ जाते हुए किसी कानून को स्ट्राइक डाउन किया, रद्द कर दिया। और इसका प्रोविजन भी संविधान ने किया है। बिल्कुल संविधान ने किया है, संविधान ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट सुन के, इसी मैं कहता हूं चेक्स एंड बैलेंसेस। आपका लेजिस्लेचर एक कानून बनाता है, जनता को लगता है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, किसी शिक के अगेंस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, सुओ मोटो जिसे बोलते हैं, और उसके बाद उस पर सुनने के बाद उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कि इसको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं, ये अमल में नहीं लाया जाएगा बिकॉज ये हमारे आइन की शिक के खिलाफ। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इसको जानना और समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी अदालतों को भी इख्तियार दिया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून आता है तो वहां पर हमारी अदालतें उसमें बाकायदगी से दखल दे करके उसको खत्म भी कर सकती हैं। फंडामेंटल राइट्स का तो बिल्कुल अलग ही चैप्टर है। जी जी। कोई भी कानून, सिर्फ फंडामेंटल राइट के, कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल के अगेंस्ट होगा, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट होगा, इट विल बी स्ट्रक डाउन। बहुत फंडामेंटल का बिल्कुल अलग ही एक एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट अलग है, लेकिन अगरचे वो संविधान की किसी भी शिक के खिलाफ जा रहा है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का जो एक इंतजाम हमारे यहाँ बनाया गया है कि जहां चेक्स एंड बैलेंस की बात की अभी वरुण जी ने, कि इसको भी पूरा इंतजाम दिया गया कि कहीं अगर कोई गलती होती है तो उसके सुधार के लिए दूसरी संस्था एक तरीके से मौजूद होती है। अनुज जी से जानने की हम कोशिश करेंगे कि हमारी अदालतों की जैसे बात की अभी वरुण जी ने, हमारी अदालतों ने, हमारे जुडिशियल सिस्टम ने किस तरह से देखा जाए तो संविधान की हर बात को क्लियर करने का, उसको वजाहत करने का,
किस तरह का एक अहम रोल प्ले किया है हमारी जुडिशरी ने, और एक विश्वास, एक यकीन जो आज एक आदमी के दिल में कहीं किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा, ये उसके अंदर भावना पैदा होती है। तो कैसे हमारी अदालतों ने इस भावना को मजबूत किया है? देखिए, भारतीय जो अदालत है, खासकर उच्च अदालतें जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उन्होंने भारतीय संविधान को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। इतना अच्छा कि ये मानिए कि आप इन सारे कोर्ट में अंग्रेजी के अलावे कोई भारतीय भाषाओं में बहस नहीं हो सकता है। इतना एलिटिस्ट एंग्लिसाइज्ड होने के बावजूद आज के दिन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं जी। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि साधारण नागरिकों के साथ में, साधारण नागरिकों के हक के लिए सबसे ज्यादा जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स दोनों ने किए हैं। इनका तो कंट्रीब्यूशन ये माना जाएगा कि जैसे संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद एंड अंबेडकर साहब के साथ सारे लोग मिलकर एक संविधान बनाया, उस संविधान को बचाने में, सुदृढ़ करने में एंड लोगों के महत्वाकांक्षाओं के अनुसार बनाने में जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा, ये भारतीय के न्यायपालिका और न्यायिक अदालतें हैं। बस केवल एक चीज इसमें कमी रह जाती है कि आजकल एक तो अदालत पहुंचना बड़ा महंगा हो गया है जी। कोर्ट सारा कुछ देना चाहता है, फिर भी साधारण लोग वहां जाने से उनको कठिनाइयां होती है क्योंकि महंगा हो गया है। इस पर ओपिनियन लेंगे सर। वरुण सर, कितना महंगा हो गया है, आप अपने तजुर्बे से इस बात को बताएं, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मसला बन करके सामने आ रहा है, और उसका हल क्या है? वरुण, देखिए, इसका हल भी कॉन्स्टिट्यूशन ने निकाला है, हमारी जुडिशरी ने निकाला है, गवर्नमेंट ने भी कुछ हद तक निकाला है। लीगल एड सर्विसेज डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, पूरी मिनिस्ट्री है उसमें जिसके अंदर लीगल एड आता है, लॉ एंड मिनिस्ट्री के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, फ्री लीगल एड टू एनीवन, जिसको भी ज़रूरत हो। और कोर्ट्स भी जैसे किसी कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है और उसमें अक्यूज्ड है या कोई एक याचिका करता है, उसको वकील नहीं कर सकता है, तो कोर्ट लीगल एड के वकील अपॉइंट करती हैं, और महंगे से महंगा वकील भी अपॉइंट होता है। और कोर्ट ऐसे वकील भी अपॉइंट करते हैं जो प्रो बोनो, मतलब बिना किसी फीस के काम करते हैं, जिनको हमारे यहाँ अमाइकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट का मित्र। वो कोर्ट कहती है कि भाई आप इस गरीब इंसान की हेल्प करिए, हम आपको वकील अपॉइंट कर रहे हैं, जिसको एक हमारे ऑनर भी माना जाता है, कोर्ट अपॉइंट करती है। तो ऐसा देखिए, महंगा, आज समाज में हर चीज़ महंगी हो गई है। वकीलों का ये प्रोफेशन है, नेचुरली वो फीस लेंगे, लेकिन उसके अंदर भी हर वकील, ज़्यादातर जितने भी अच्छे वकील हैं, कुछ प्रो बोनो मैटर्स भी करते हैं अपनी पूरी प्रैक्टिस में। जितने नामी वकील रहे हैं, मुझे अभी तक याद है, राम जेठमलानी साहब थे, पालकीवाला साहब थे, नारीमन सर थे, ये सब लोग बहुत सारे मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, ज़रूरतमंदों की करते थे, और पहले उन मैटर्स में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक करते थे। तो इसको भी एक सिस्टम हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जुडिशरी ने और गवर्नमेंट ने मिलकर निकाला है। आज लीगल एड सर्विसेज बहुत बड़ा विंग हो गया है लॉ मिनिस्ट्री का भी और जुडिशरी का, जो अच्छी लीगल एड्स और अच्छे वकील ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो अनुज जी, इसमें भी देखा जाए, स्पेशली कार्व्ड आउट इसका बजट है, जो ह्यूज बजट है लीगल एड ऑल ओवर इंडिया, सारी कोर्ट्स के लिए। जी जी, अनुज जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, एकदम सही बताए गोस्वामी साहब कि अपना लीगल एड काफी अच्छा है। वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 का कानून बना, उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावे प्रो बोनो, एमिकस क्यूरी, वेराइटी ऑफ वेज है, फिर भी कठिनाइयां रहती है। लेकिन उससे जो ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हम सारे लोग परेशान हैं, वो ये है कि जुडिशियल डिले। ये जो जुडिशियल डिले है कि आज आप कोर्ट में गए, और थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट में तो थोड़ा ठीक होता जा रहा है, जितना आप नीचे जाएंगे जुडिशियल डिले उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। तो कई बार कहता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ दैट डिनाइल ऑफ जस्टिस। और अभी जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, सूर्यकांत साहब आए हैं, उन्होंने अमंग सो मेनी थिंग्स इसको पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है। और उनका भी मानना यह है कि ये जुडिशियल डिले तो अब सिस्टेमिक प्रॉब्लम लग रहा है, ये एक दो कचहरी की बात नहीं है, सिस्टम का ही प्रॉब्लम लग रहा है। और सिस्टेमिक प्रॉब्लम इससे आप समझ सकते हैं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब का पॉपुलेशन आज का पॉपुलेशन कितना ह्यूज हो गया है, और जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग का उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या 31 था, आज के दिन में 34 हुआ है, और वो भी कई जगह वैकेंसीज रहती है, नंबर ऑफ कोर्ट्स उतना ज्यादा नहीं है।
तो ये जुडिशियल डिले इज वन थिंग विच हैज बिकम इंडीड अ प्रॉब्लम, विशियस प्रॉब्लम। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मिलाकर के हमें देखना होगा। जब हम जुडिशियल डिले की बात करते हैं तो हमें पेंडेंसी भी नजर आती है, Right. और जब पेंडेंसी की बात होती है तो हमें वो कंसर्न नजर आता है जो राष्ट्रपति से लेकर के हमारी सरकार को भी रहा सारे। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी रहा है। Right. और उसके लिए जब हल करने की बात आती है तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारे तीनों नए कानून आए और उसके अंदर एक हमने टाइम लिमिट्स भी तय करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये तय करने की कोशिश की कि इतने समय के अंदर इस मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। तो ये कितना अहम हो जाता है कि जहां हम पेंडेंसी को भी कर पाएंगे, जहां हम जुडिशियल डिले को भी हम कवर कर पाएंगे। वरुण सर, देखिए जुडिशियल डिले में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए हमारे यहाँ जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, मैं लोअर जुडिशरी की बाद में बात करूंगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी होती है, हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो सालों साल कभी, जैसे अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाता हूँ, यहाँ पे कभी 100% कैपेसिटी पर अपॉइंटमेंट्स हुए ही नहीं, आज भी वैकेंसीज हैं। और जो हमारे जजेस हैं वो, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 6:30 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बेंचेस बैठती हैं, काम कर रहे हैं, एक ही जज के 100 सवा 100 मैटर्स लगते हैं। तो वो भी ह्यूमन है। देखिए एक कंसंट्रेशन स्पैन भी होता है। अगर एक मैटर को आपको सुनना है, दोनों साइड को सुनना है, तो कम से कम कितना भी छोटा केस होगा तो भी आधा घंटा चाहिए, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर उसमें पूरा पूरा दिन भी लग जाता है। तो एक ह्यूमन भी, सब में ह्यूमन एस्पेक्ट है। इसके लिए जो हमें जुडिशियल वैकेंसीज हैं, जो जजेस की वैकेंसी है, उसको 100% तक लाने की कोशिश करनी चाहिए कि पूरी फिल हो। वो कभी गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, बजट एलोकेशन की वजह से। ये गवर्नमेंट को देखना है। अगर सिर्फ जो आज जुडिशियल स्ट्रेंथ है उसी को कंप्लीट कर दिया जाए तो भी आप ये समझिए कि 30 to 40% का फर्क आ जाएगा डिस्पोजल में और पेंडेंसी में, वहां भी फर्क आएगा। और अभी हम इस के लिए भी हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नए कवानीन के अंदर जहां टाइम की बात की गई है उसको अगर हमने मानने की पूरी तरीके से कोशिश की और उसको उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम लेकर के चले गए इसको, तो शायद इस तरह के मामलात में कुछ बेहतरी आती हुई दिखे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यौम आइन पर ये गुफ्तगू यूं ही जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, जिसका नाम है प्रोग्राम का अपना मुल्क अपना आइन। आज की इस पेशकश में हम यौम आइन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आइन के अहम पड़ाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कि आइन ने किस तरह से तमाम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनको इंसाफ की फराहमी के अंदर एक अहम रोल प्ले किया। प्रोफेसर अनुज कुमार जी से अब जानने की कोशिश करेंगे फिर वहीं कि जहां हम संविधान को तैयार होता हुआ देख रहे थे और एक तरफ हमारे मुल्क में वो पिछड़ा तबका था, वो वर्ग थे जिनको ये लग रहा था कि क्या इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोगों के लिए भी कुछ होगा, उनको इस संविधान से क्या कुछ मिला और कितना अहम था संविधान में उन लोगों को भी बराबरी के हुकूक देना। इस संविधान में उन लोगों के लिए बहुत कुछ दिया। मतलब ये मानिए कि रिजर्वेशन, जिसको आज के दिन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, संविधान में 1950 में शुरू हुआ था और वो आज तक चल रहा है। और अब तो ये मानिए कि रिजर्वेशन 50% प्लस चला गया है, राइट। और वो रिजर्वेशन बेनिफिट लेने वाले लोग बहुत सारे बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशन में पहुंच गए। सो मच सो कि आज के दिन में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी उसी तरह के रिजर्व क्लास से आते हैं। अभी जो पिछले गवई साहब, यानी ये देखा जाए तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि उसने सबको बराबरी के ना सिर्फ राइट दिए बल्कि इस तरह के मौके भी दिए कि मुल्क के आला से आला ओहदे पर वो फाइज हो सकते हैं और ये मुल्क सबका है। इस बात का सबूत बन जाता है हमारा संविधान कितना मजबूत है, ये इस बात की भी अलामत हो जाती है। वरुण सर, हमेशा
एक लंबा जब सफ़र होता है तो उसके अंदर कुछ अहम पड़ाव होते हैं। हमारे संविधान के बनने में और आज तक यहाँ हिंदुस्तान की तरक्की में साथ साथ चलने में वो अहम पड़ाव कौन कौन से आपको नज़र आते हैं जिन पर चर्चा होनी आज ज़रूरी है? ये मैंने आपको बताया कि 106 तरमीम इसमें हो चुकी हैं, तो इससे अपने आप पता लगता है कि कितना इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसी जैसी ज़रूरत महसूस हुई उस हिसाब से गवर्नमेंट ने किया। बच्चों का आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में या 2006 में, जिसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। 5 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन सरकार देगी। ये पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि ऐसी ज़रूरत समझी गई उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने आप को उस मोल्ड किया और इस तरीके का कानून पास किया। विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसकी बहुत सालों से डिमांड हो रही थी, कितनी बार ये मेरे ख्याल से 48-42 साल से ये बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद आगे पीछे होता रहा। फाइनली जाके जिस भी तरीके से जिस भी कंटेक्स्ट में पास हुआ, अभी पास हुआ, पता नहीं इसकी हमें जो फ़ायदे नज़र आएंगे 29 कहते हैं लोग 2030 तक आएंगे इम्प्लीमेंटेशन में, लेट अस सी, बट एक स्टेप तो लिया गया। और दूसरा, जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। जब जब सरकार ने कहीं ज्यादतियां करी, कॉन्स्टिट्यूशन को इस हद तक तरमीम करने की कोशिश करी कि उसकी आत्मा को ख़त्म कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उसको रोका। जैसे हमारे स्टूडेंट ऑफ लॉ भी देखते हैं, सबसे फेमस केस था केशवनंद भारती का, जिसमें उन्होंने कहा कि फंडामेंटल जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं बदल सकती सरकार। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ दिन एक जजमेंट इमरजेंसी के टाइम में आया कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, बट सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके तरमीम करके फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकती। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है इसको कर रही है। ये बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन कहा गया और जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट करके रखा है। फिर बीच में राइट टू जो आपका गारंटी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और मूवमेंट का आर्टिकल 19 का था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में, जिसमें उन्होंने 78 में, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी कंट्री में और कंट्री के बाहर ट्रैवल करने का राइट भी एक आदमी का बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। विद इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वो आप नहीं कर सकते। जैसे पासपोर्ट है, उसको इम्पाउंड नहीं किया जा सकता। उसी में पहली बार होल्ड हुआ कि ये इनका राइट टू ट्रैवल इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके से जैसे जैसे मरले आते गए, ज़रूरत होते गए किया। अब आप देखेंगे जैसे ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। ये भी एक विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आइन के खिलाफ जाते हुए एक प्रथा को ख़त्म किया। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी गारंटीज जो दी गई हैं। फिर आपका इंदिरा साहनी का बड़ा फेमस केस हुआ था, जब आपको याद होगा, हम उस वक्त स्टूडेंट थे। मंडल कमीशन, मंडल आयोग की जब रिपोर्ट लागू करी गई थी तो हर तरफ कोहराम समझ गया था। बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का एक बहुत सीरियस डिवीजन क्रिएट हो गया था। तो एक हमारे यहाँ लॉयर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको अपहोल्ड किया और उसके अंदर क्रीमी लेयर जो ओबीसी की है उसको डिस्टिंग्विश किया और थोड़ा सा उस लगती हुई आग में पानी डाला गया। और आप देखेंगे ये ओबीसी मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन ही है जब आपको एक नई बैकवर्ड क्लास की एक पॉलिटिकल क्लास देखने को मिली। जैसे हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी आए, मुलायम सिंह यादव आए, तो ये ओबीसी से आए। इन लोगों को एक पैर जमाने के पॉलिटिक्स में अपनी एक मकाम हासिल करने की मिली। ये सब देन उन्हीं चीज़ों की और जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। और रिजर्वेशन को देखिए, आज की तारीख में रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है और नेचुरली एक डिबेट है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिजर्वेशन एक बहुत ज़रूरी और पॉजिटिव स्टेप था, जिसमें जो समाज के बहुत ऐसे तबके के लोग जो जिनको रसाई नहीं थी पावर को और पावर के एचलॉन्स में, उनको पावर मिली। वो भी ये सोच सकते थे कि हाँ, हम भी एक समान लेवल पे हम जीवन जी सकते हैं, हर शोबे में जी सकते हैं, नौकरियों के शोबे में भी, मेडिकल के प्रोफेशन में भी। जो फाइनेंशियली वीक थे, इकोनॉमिकली वीक थे और जो जाति प्रथा के भी मारे हुए थे, उन सबको मिला। और अगर आप देखेंगे इस रिजर्वेशन की वजह से बहुत अच्छे
उत्थान जिसे कहते हैं हम, जी, वो हुआ है और लोगों को अपने एम्पावरमेंट हुई है। जो टैलेंट था, जो बिल्कुल हुआ है, कहीं किसी बिल्कुल वजह से या किसी कमजोरी की वजह से या किसी परेशानी या हालात की वजह से वो, और ये समाज में खत्म हो हमेशा जाता है। डिबेट चलती रहेगी कि एक वर्ग कहेगा कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, एक कहता है कि बढ़ाना भी चाहिए या उतना भी रहना चाहिए। ये डिबेट कंस्ट्रक्टिव है, चलती भी रहनी चाहिए, लेकिन ये बैलेंस करती है। जहां लेकिन तरक्की की बात करते हैं, बिल्कुल। सबके साथ की बात करते हैं, और उस देश, हमारे देश के अंदर जहां सबको साथ मिलकर के आगे चले, और आज इस तरक्की के हम लेवल पर हैं कि जहां दुनिया भारत की तरफ देख रही है एक उम्मीद के साथ, वहां पर हमारा संविधान इसका रास्ता संविधान नहीं निकाला है, इसका रास्ता संविधान ने ही निकाला है। और किस तरह से ये रास्ते बनते चले गए, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा अभी जो वरुण सर ने जिस पर रोशनी डाली, विमेन रिजर्वेशन, के जहां हम ये मानते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी महिलाएं किसी से पीछे नहीं रहीं, और उसके बाद संविधान तैयार होता है, आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार बनती है, और उसके बाद एक अहम मरहला ये होता है कि किस तरह से हम विमेन को उनको नुमाइंदगी दे पाएँ, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कहीं ना कहीं यकीनी बना पाएँ। तो कितना हम मानते हैं अनुज कुमार जी विमेन रिजर्वेशन को? देखिए, संविधान के अंदर और हमारे भारत मुल्क में विमेन तो 50% के आसपास हमारा पॉपुलेशन ही है, उनको रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी 2029 से होगा, भारतीय वंदना अधिनियम के नाम से 1/3 इन ऑल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस उसका होगा जी। लेकिन इसके अलावे जैसे बिहार में सरकारी नौकरियां में 33% के आसपास उनका रिजर्वेशन होता है। उसके अलावे बहुत सारे एडमिशंस में उनका रिजर्वेशन होता है इन वैरायटी ऑफ वेज। तो और हमारे प्रस्तावना में, संविधान के प्रियम्बल में कहा गया है कि न्याय, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो इन तीनों तरह के न्याय को आगे बढ़ाने के लिए विमेन के लिए ये रिजर्वेशन का किया गया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। बाकी सोशल रिजर्वेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे हिंदू जो कि मानिए 80% है, पहले इनको कोपार्शनरी नहीं बनाया जाता था, इनको पैतृक प्रॉपर्टी में इनका हक नहीं होता था, अब वो सब हक दे दिया गया है। पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अब सब समाप्त कर दिया गया है। तब तो आज के दिन में वीमेन और मेल दोनों एकदम साथ के साथ मार्च कर रहे हैं, एंड भगवान करे आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि वो हमसे ज्यादा आगे होंगे, जो बड़ा खुशहाल वाला दिन होगा, अच्छा दिन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा संसार का शुरुआत विमेन से होता है। उनको तो हमसे आगे रहना ही चाहिए था, डिस्क्रिमिनेटेड तो कभी नहीं रहना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेटेड कभी नहीं रहना चाहिए था, और उसके लिए तमाम रास्ते हमारे संविधान ने दिए, और उसका फायदा भी उनको मिलता रहा। वरुण जी से भी हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया, चाहे नौकरियां हों, चाहे अब हमारी सियासत हो, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उनके खिलाफ जराइम भी बहुत तेज़ी से सामने आते रहे। किस तरह से अब नए कवानीन के आने के बाद इसी संविधान के दायरे में इन कवानीन को लाया गया, और नए कवानीन के बाद किस तरह हम अपने मुल्क की ख़वातीन और बच्चों की सुरक्षा को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, हिंदुस्तान पे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये वुमेन के ऊपर कानून, जैसे अत्याचार, रेप हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, ईव टीजिंग हो गई, उनको वीकर सेक्स समझ के डोमेस्टिक वायलेंस, शादी में मैट्रिमोनियल वायलेंस हुआ, ये पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है, और ये इसी को डील करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। हमारे कानून में, हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो बहुत इफेक्टिव एक्ट है इस वक्त, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई कानून कोडिफाइड नहीं था। हमारे 498 जिसको 498 कहा जाता था आईपीसी की, वो था हैरेसमेंट ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड एंड हर रिलेटिव्स, वो होता था दहेज से रिलेटेड। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब 2006 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, उसने वो एक पैराडाइम शिफ्ट किया कानून में, जहाँ पे औरत को एक, हमारे यहाँ की औरतों को, वाइफ्स को एक कोडिफाइड लॉ मिला, जिसमें स्पेसिफिक, बिल्कुल पिन पॉइंटेड उनको रिलीफ्स दिए गए कि फिजिकल वायलेंस के अगेंस्ट, मेंटल वायलेंस के अगेंस्ट, इकोनॉमिक वायलेंस के अगेंस्ट, जैसे उनको मेंटेनेंस, उनके सर्वाइवल के लिए राइट टू रेसिडेंस उसमें दिया गया, जो उससे पहले नहीं था। अब कानून से उसको इंश्योर किया गया कि हस्बैंड और उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है वाइफ को रेसिडेंस देने की, अगर आप एक मैरिज में हैं।
तो इसको दिया गया, उसको फाइनेंशियली एम्पावर किया गया। दूसरा फिर बच्चों चाहे से दोनों में झगड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन रेजिडेंस से उसको महरूम नहीं किया जा सकता। मतलब वो फैक्ट्स ऑफ द केस पे आता है, डिजर्विंग है कि नहीं है। यस, कोर्ट सुन के करती है, लेकिन ये एक हक तो दिया गया कानून में। दूसरा, बच्चों के लिए जैसे आपने देखा है बहुत सालों से डिमांड हो रही थी कि बच्चों को लेके, नाबालिगों को लेके स्पेसिफिक कानून बनाया जाए। चाइल्ड अब्यूज सिर्फ फीमेल चाइल्ड का नहीं, मेल चाइल्ड का भी अब्यूज। तो पॉक्सो का कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वो बड़ा इफेक्टिव कानून है, बड़ी स्ट्रिंजेंट, उसके अंदर बहुत सख्त शिकें डाली गई हैं, बहुत सख्त सजाएं करी गई हैं। जैसे बच्चों का मोलेस्टेशन होता है, चाइल्ड रेप होता है, बच्चों को फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन बच्चों को समझ में नहीं आता है बैड टच गुड टच वाला, उसमें एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया गया, बच्चों की काउंसलिंग के लिए किया गया, सजाएं बहुत सख्त करी गई। बच्चे को किसी फिजिकल टच के, कोई गलत टच हो उसके खिलाफ भी, स्टॉकिंग, बच्चे की स्टॉकिंग भी, साइबर स्टॉकिंग भी, और पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बहुत। तो ये सब कानून अपने टाइम के हिसाब से जैसे ज़रूरत हुई वो बनी, और ये सारे कानून जो हैं वो फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं। इसकी जो पावर है और जो इनको लाइफ मिलती है, जो इनके अंदर जीवन फूका जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही फूका जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये तमाम कानून जितने भी तैयार होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे दायरे में बनते हैं, हमारे आइन के दायरे में बनते हैं। प्रोफेसर अनुज कुमार जी से भी जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में हैं, बहुत सारे कानून हमारे देश में बने, आपको वो कौन से कानून ऐसे अहम लगते हैं जिनके बनने ने हमारी देश की दशा और दिशा दोनों बदली और उसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा, हर तबके ने उसका फ़ायदा लिया? इसके लिए मैं तो कहूँगा संविधान अपने आप में सबसे बड़ा था। मतलब उसको तो हम इतना ग्लोरियस मानते हैं कि किसी, सच में अगर जो भगवान है तो भगवान ने हमारे देशवासियों को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमको एक हमने बहुत अच्छा संविधान दिया और इसके अंदर में आप लोग सबका जो भी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सब कुछ पूरा होगा। बस कंडीशन ये है कि उस संविधान को संभाल कर रखना है जी। और देखिए, हम लोग अब तो कुछ साल में 100 साल हो जाएगा, 20-25 साल में, तो सच में वो संविधान अभी तक दुरुस्त है, आगे भी दुरुस्त रहेगा और हम सबके लिए वो आगे क्या रास्ता खोलेगा, सबके सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। केवल जो वीमेन एम्पावरमेंट के, सशक्तिकरण के केस में जो सर कह रहे थे गोस्वामी सर, उसमें एक और कानून मैं जोड़ देता हूं जो बहुत ज्यादा काम किया है, पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्कप्लेस एट वर्कप्लेस। बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया है कि एट एवरी वर्कप्लेस इंडिया बदल रहा है, घर से महिलाएं बाहर निकल रही हैं और जब वो बाहर निकल रही हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पेशल कायदे कानून बना है जो बड़ा स्ट्रिंजेंट है, बड़ा इफेक्टिव है और भविष्य देश का बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। जी, जब अनुज जी ये बात कह रहे थे तो वरुण जी इसकी तायद कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि क्या कहना चाहते हैं, आपने भी माना कि इसमें भी, जो है, हाँ, इसमें भी ऐसा था कि 1997 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। कोई कानून नहीं था कि वुमेन एट वर्क पे, जो औरतें काम पे जाती हैं, वहां पे उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको डील करने के लिए कोई कानून नहीं था। तो एक विशाखा का बड़ा फेमस केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी जो एक्ट की तरह काम करेंगी, कानून की तरह, जब तक पार्लियामेंट एक एक्ट उस पर बनाती नहीं है। उसमें बहुत लंबी डिबेट के बाद, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हियरिंग्स के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई कि वर्क प्लेस पे इस तरीके से किसी महिला के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है तो वो जब शिकायत करती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। उसमें ये हुआ कि भाई हर ऑफिस के अंदर एक कमेटी बनेगी जो वुमेन हैरेसमेंट को डील करेगी, जहाँ पे कंप्लेंट्स आएंगी उसमें एक महिला होना कंपलसरी है, महिला ज़रूर होनी चाहिए उसमें। फिर उसी को टो करते हुए, उसी की लीक पे जाते हुए बाद में ये कानून बनाया गया जो प्रोफेसर साहब ने बनाया, और आज वो कानून काफ़ी हद तक औरतों को हेल्प करता है। देखिए, आज वो समस्या अभी भी है कि औरतों को जब कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफिस में होता है तो रिपोर्ट नहीं होता है, लेकिन जो रिपोर्ट होता है तब ये कानून एक्टिवेट हो जाता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस जो है और हिम्मत, जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ वुमेन होता है, वो भी थोड़ी और होना ज़रूरी है, जिससे औरतें और आगे आके बताएं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिपोर्ट करें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब गाइडलाइंस बनाई तो गवर्नमेंट को आगे जाके उसको कानून का दर्जा देके कानून नया पास करना है। और हमने उन जगहों पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की कि जब वो घर की चारदीवारी से बाहर होती हैं तो जहां कहीं भी, जिस चारदीवारी में भी वो हैं, वहां उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो, उसको यकीनी बनाया इस कानून ने। और जब इन तमाम मुद्दों पर बात होती है तो एक चीज़ और आती है, और वो है, चाहे वो ख़वातीन हो, मर्द हो या आप और हम सब,
प्राइवेसी, और उस प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोविज़न आया, पूरा एक हमें हमारे राइट की बात की गई, और वो भी हमारे संविधान के ज़रिए ही आया। मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों जो मेहमान हैं इस पर भी रोशनी डालें कि किस तरह से प्राइवेसी को, डेटा को, इसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई हमारे इसी संविधान के ज़रिए, और इसको कहा गया कि ये भी हमारा जो आर्टिकल 21 के तहत ही हम प्राइवेसी जो है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। जी वरुण जी। 2017 में बड़ा फेमस, आपको याद होगा, आधार जजमेंट की हियरिंग हुई थी राइट टू प्राइवेसी को लेके। उसमें 2007 में अगर मैं गलत नहीं हूँ, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हुआ था। उसमें उन्होंने बैच ऑफ केसेस को सुना और राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा दिस इज ऑल्सो अकिन टू फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी में आज जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है इस वक्त, स्पेशली आज के सोशल मीडिया में, जब हर तरीके की प्राइंग हो रही है, प्राइंग मतलब पीप किया जा रहा है आपकी लाइफ में, हर तरीके से कोशिश करी जाती है ऑडियो वीडियो तरीके से, आपकी लाइफ में प्राइवेसी की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी कभी पहले नहीं थी। बिकॉज इतने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट किया जाता है, आप देखते होंगे आजकल होता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स होता है, किसी की आवाज़ को यूज़ किया जाता है, किसी की पर्सनैलिटी को, तो आज कोर्ट, सेलिब्रिटीज़ कोर्ट में जा रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट टू बी फॉरगॉटन है कि इंटरनेट से आप अपना, किसी आदमी को कोई सज़ा हुई है कभी किसी कानून में और वो सज़ा भुगत चुका है, तो उसको एक राइट है कि मेरे बारे में अब उस पर से हटाया जाए, मैं सज़ा भुगत चुका हूँ, मैं उससे आई हैव गॉन थ्रू दैट ग्रिलिंग और उस पेन के थ्रू मैं जा चुका हूँ, तो अब उसको हटाया जाए, तो राइट टू बी फॉरगॉटन है। तो राइट टू प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेसी सबका एक बेसिक हक है और हर इंसान को अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का बहुत स्ट्रांग राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया, और मैं भी उसकी वकालत बहुत स्ट्रांगली करता हूँ। जी, आप उसकी वकालत करते हैं और तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये एक बहुत अहम राइट हो जाता है। अनुज कुमार जी से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के जरिए ही आता है, कानून के जरिए आता है, कितना अहम हो जाता है हमारे देश में, और देश को आगे ले जाने में इस वक्त सोशल मीडिया का जो दौर है, बल्कि AI के दौर में अब हम आ गए हैं, तो कितना अहम आप इसको मानते हैं? इसको दो ढंग से देखा जाएगा। एक तो निजता का अधिकार, जिसमें आई शुड बी लेफ्ट टू माई सेल्फ विदाउट लेटिंग समबडी टू इन्वेड इनटू माय प्राइवेट स्फेयर। तो क्या ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पुथास्वामी केस गोस्वामी साहब कह रहे थे, 9 जज बेंचों की पीठ ने कहा ये पूरा फंडामेंटल राइट है, इसको बचाना सबका अधिकार है और हर इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी है। अब जो डिजिटल स्पेस है उसमें ये राइट टू प्रोटेक्शन प्राइवेसी कितना अहम और किससे बचाया जाए, उसके लिए 2023 में एक कानून बना, DPDP एक्ट कहते हैं, डिजिटल प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें पूरा एक सेटअप किया गया है, एक सिस्टम किया गया है जिससे कि डिजिटल डोमेन में भी इंडिविजुअल्स के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक सिस्टम, एक कानून अपने देश में बन गया है, जिसमें चाहे वो डिजिटल डोमेन हो या अदरवाइज हो, हर जगह हर इंडिविजुअल का निजता या प्राइवेसी का हक है और समाज, संविधान, कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। नुमान साहब, एक चीज मैं इसमें बहुत क्लियर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोगों को पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट में यह कहा कि आधार हर चीज के लिए नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि आधार में आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि टैक्स रिलेटेड चीजें 2-3 पैन कार्ड से अलावा आधार नहीं मांगा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद आज भी हर चीज के लिए आधार मांगा जाता है और लोग देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है। दूसरा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और प्राइवेट अथॉरिटीज भी जानबूझ के इस जजमेंट के होते हुए भी आधार मांगते हैं। मैं सबको यह कहना चाहता हूं, आधार सिर्फ वहां दें जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली और कानून से प्रोवाइडेड है कि आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड आपकी इतनी प्राइवेट डिटेल्स होती हैं, वो आपका वर्चुअल DNA है जो हर चीज आपकी एक्सपोज करता है। इसलिए आधार ड्रॉप ऑफ अ हेड पे हर जगह नहीं देना चाहिए। आप लड़िए, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बैंक अकाउंट खुलवाने में आपको आधार कार्ड नहीं चाहिए, पैन के लिए आपको आधार, बैंक लिंकिंग के लिए आधार कार्ड आपको चाहिए, आपको कार खरीदनी है, RTO में देना है, तब आधार कार्ड नहीं चाहिए, वो मांगते आधार कार्ड आपको नहीं देना चाहिए। आपकी वेरियस आईडीज हैं जो आप दे सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अपने राइट को एक्सरसाइज करिए। हर जगह आधार देने की जरूरत नहीं है। यही मर्म और यही उसका स्पिरिट है पुट्टस्वामी की जजमेंट की, कि आधार कार्ड
हर जगह नहीं मांगा जाएगा क्योंकि उसमें आपकी प्राइवेट डिटेल्स हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, नोबडी कैन फोर्स यू टू गिव योर आधार कार्ड एक्सेप्ट फॉर 2-3 इंपॉर्टेंट टैक्स रिलेटेड चीजों से। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। ये बहुत अहम था जिस पर आपने रोशनी डाली, और हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी जाना कि हमें कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए अपने हुकूक को जानना और समझना, और संविधान दिवस पर यह भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने संविधान को जानें समझें, क्योंकि आज तक जो भी हमें इस देश के अंदर तरक्की का मौका मिला है या कहीं भी हम जाते हैं तो संविधान हमारे साथ साथ होता है। तो इसलिए हम सबको अपने संविधान पर, अपनी जमहूरियत पर, अपने आइन पर फ़ख्र है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज दोनों ख़ास मेहमानों का इस अहम मौजू पर इस ख़ास पेशकश में गुफ्तगू के लिए, और हमारे नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम को अपनी मोहब्बत से नवाजा। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।